अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुनहरे लोग में आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शोबों में नामवर शख्सियात जिनकी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खिदमत हैं, हम उनके इंटरव्यू करते हैं, तफसीली गुफ्तगू करते हैं। आज ऐसी एक शख्सियत जिनकी 40 साल से ज़्यादा खिदमत हैं मुख्तलिफ़ शोबों में, जिसमें आप कह सकते हैं मारूफ शायर भी हैं, माहिर लिसानियत भी हैं, एंकर पर्सन भी है, बेहतरीन मुखर्रिर भी हैं और हमारे दरमियान आज मौजूद हैं, और मारूफ ब्रॉडकास्टर भी हैं, मोहतरम जनाब खलीलुल्लाह फारूकी। अस्सलाम वालेकुम खलीलुल्लाह फारूकी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपने वक्त निकाला, वक्त हमें दिया, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। खलीलुल्लाह फारूकी साहब, ये बताइए कि अगर आप इस शोबे से वाबस्ता ना होते, एंकर पर्सन हैं, ब्रॉडकास्टर हैं और बहुत कुछ हैं, शायर हैं, तो क्या होते? मेरा तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी इज़्ज़त अफजाई है, आप घर तशरीफ़ लाए और आपने मुझे मौका दिया। और आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसको तो हम नौजवानी से, लड़कपन से देखते चले आ रहे हैं, कैसा कमिटमेंट है बासित का। बासित, मेरे ख़्याल में मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत जो है, जो टीचिंग है, मौल्लिम और उस्ताद होने का, वो अगर ना होता तो मैं मुकम्मल तौर पर उसी पेशे से वाबस्ता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो, क्योंकि इम्पार्टिंग एजुकेशन इससे ज़्यादा अच्छा, मुक़द्दस और इससे ज़्यादा अहम काम कोई नहीं, और इससे ज़्यादा बेहतर खिदमत नहीं हो सकती। खिदमत नहीं हो सकती एक मुल्क के लिए, एक मुल्क के लिए, एक नस्ल के लिए। उसका भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया। मैंने कोई 13-14 बरस ए लेवल्स को पढ़ाया है। जी जी। तो खलीलुल्लाह फारूकी साहब, ये बताइए कि आपने 2 मरतबा मास्टर किया, एक मास्टर किया, उसके बाद MA IR में मास्टर किया। नहीं, पहले मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में कराची यूनिवर्सिटी पहले में मास्टर्स किया। रिलेशन में। उसके बाद, क्योंकि आप एक ही रेगुलर मास्टर्स कर सकते हैं, उसके फिर कुछ सालों के बाद मैंने सहाफ़त में, जर्नलिज्म में दूसरा मास्टर्स। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, आप ये बताइए सर कि कराची यूनिवर्सिटी में बहुत ज़बरदस्त मुखर्रिर के तौर पर आप जाते थे और बहुत लोग आपको लाइक करते थे, और इलेक्शन भी आपने लड़े, वहाँ बहुत एक्टिविटी रही है, यानी तलबा तंजीमों के हवाले से। उस हवाले से कुछ याद ताज़ा करें हमारे नाज़रीन के लिए। यादें बहुत हैं आपकी। ऐसी वैसी, क्या कहते हैं कि कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं। वाह वाह। तू जामिया से मेरी जवानी उठा के ला, असल शेर था। तो मैं कहते से, तो बासित आपने एक बहुत सुनहरी, मुतहर्रिक, फ़ाल और नाकाबिले फरामोश दौर की याद ताज़ा कर दी है। ये 80s, मतलब 70s का आखिरी था, 78-79 से लेके और 80s के जो है अवाइल तक। कराची यूनिवर्सिटी एक ख्वाब था, एक तिलिस्म का था। क्या कहने, एक जादू नगरी थी। क्या कहने, जहाँ इल्म के साथ, अदब के साथ, तरबियत के साथ जो तलबा सियासत की हंगामे खेजी थी। वाह वाह। और उससे ज़ाहिर क्या उम्र होती थी उस वक्त लड़कों और लड़कियों की, 16, 17, 18 साल के बाद वो यूनिवर्सिटी आ जाते थे। और एक बात बड़ी अहम खलील भाई, कि तालिब इल्मों को सीखने बहुत मिलता था, और पुख्तगी आती थी बहुत, और आगे बढ़ने के रोशन इम्कान। देखें 1984 में जब ज़िया-उल हक साहब ने पाबंदी लगा दी तलबा तंजीमों पे, जी, उसके बाद से खराबी शुरू हुई है। वरना उससे पहले जब इलेक्शंस होते थे कराची यूनिवर्सिटी का हफ्ता तलबा होता था, तो 7 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स बैठे होते थे, और शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस से और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग वो इलेक्शन देखने के लिए और वो हफ्ता तलबा देखने के लिए आते थे। आपने ये पूछा कि उस वक्त की जो एक्टिव सियासत थी, ज़ाहिर उस वक्त इस्लामी जमीयत तलबा थी, NSF थी, PSF थी, मुख्तलिफ जो और तंजीमें थी, APMS थी, एक गहमा गहमी थी, एक बहुत हेल्दी कंपटीशन था। तो उसके अंदर जो है ज़ाहिर हम भी उस सियासत। अच्छा, जब ज़िया-उल हक ने पाबंदी लगा दी तो वो तालिब इल्म जो आगे जाके लीडर बनते थे जी, और सियासी पार्टियों में आते थे, वो एक तालीम और तरबियत रुक गई। बहुत, तो क्या कहेंगे आप? ये एक बहुत ही बुरा फैसला था, इसलिए कि आप देखें ना, आगे चल के आपके पास ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जो हीरे आते थे ना, चाहे वो शोबे सियासत हो, शोबे तालीम हो, समाजियात हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, ये सब के सब वो लड़के और लड़कियां होते थे जिन्हें कराची यूनिवर्सिटी की तरबियत हासिल होती थी, और जो जमहूरी तौर पर, सियासी तौर पर जिनमें शऊर आ जाता था। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब वहाँ जो आपने पाबंदी लगाई, उसके बाद फिर क्या हुआ, दहशतगर्दी शुरू हुई, उसके बाद क्या हुआ, अखलाकी गिरावट शुरू हो गई, उसके बाद क्या हुआ, वो जो यूनिटी थी स्टूडेंट्स के, ठीक है इलेक्शन के ज़माने में वो आपस में लड़ते भी थे, वो आपस में उनका मुकाबला भी होता था, लेकिन कोई भी कौमी इशू होता था
तो वो सब एक हो जाते थे, चाहे वो किसी आमिर को उखाड़ के फेंकना होता था या किसी बिल के खिलाफ आवाज उठानी होती थी, वो तलबा यूनिटी वही क़यादत कौमी धारे में शामिल होती थी। क्या कहने, उसके बाद से आप देखें तहतुर रिजाल हो गया है। बहुत खूब। खलील भाई ये बताइए कि तालिब इल्म के ज़माने में बेहतरीन मुखर्रर के तौर पे आपने कई अवार्ड हासिल किए और एक ऐसा मुकाबला होता था कड़ा, एक से एक मुखर्रर, वो हमारे नाज़रीन को बताएं, यादें ताज़ा करेंगे, कैसा लगता था आपको और क्या जज्बा होता था? ज़बरदस्त, क्या बात है, क्या याद आपने छेड़ दी है। अब मुझे याद है कि आप भी जो नेशनल कॉलेज से आते थे और मुबाहिसे सुनने के लिए। देखें, एक बड़ी खूबसूरत रवायत थी मुबाहिसे, उसके अंदर इतने कराची के तकरीबन 40 से 50 कॉलेज की मुकर्रर मर्द और ख़वातीन जो होती थी, लड़के और लड़कियां शामिल होती थी और उसमें मौज़ूआत जो है बहुत ही गर्मा गर्म किस्म के और बहुत ही इंटरेस्टिंग मौज़ूआत होते थे और क्या कहने घंटों मुबाहिसे चलते थे। उसके अंदर दलील और रद्द दलील और अशार और अंदाज और बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन और बोलने का अंदाज और तालियों की गूंज और पंडाल उड़ा जा रहा है, यही सारी तरबियत होती थी। उसके बाद आपके उस मुबाहिसे को सुनने कराची यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होते थे, डीन होते थे, प्रोफेसर बैठे होते थे, तो जिस कॉलेज में मुबाहिसा होता था वहाँ की प्रिंसिपल, वहाँ के असातिज़ा मौजूद होते थे और इतना खूबसूरत माहौल होता था और तरबियत का एक ऐसा ही, उसमें जुमलेबाजियाँ भी होती थी, उसके अंदर हुटिंग भी होती थी, उसके अंदर जो है कभी कभी एक दूसरे को जो जुमले लगाए जाते थे, कमाल का एक समाज। क्या कहने। खलीलुल्लाह फारूकी साहब ये बताइए कि आपने तालीम मुकम्मल करने के बाद डेली जसारत ज्वाइन किया एज ए सब एडिटर, अगर मुझे याद है, तो उस हवाले से बताइए कि उस वक्त जो सिलेक्शन का मेयार क्या था और क्या देखा जाता था और काबिलियत क्या होती थी तालिब इल्म में जो एक जॉब कर रहा है पहली? बहुत उम्दा आपने सवाल किया और एक बड़ी सुनहरी याद आपने छेड़ दी। आपने जो सिलेक्शन की बात की ना, मैं मास्टर्स करने के बाद मैं प्रोफेसर लुत्फुल्लाह साहब के साथ तो उनके नायब के तौर पे काम कर रहा था, तो एक डिनर हुआ। उस डिनर के अंदर माया नाज सहाफ़ी जो जसारत के एडिटर थे, मोहम्मद सलाउद्दीन साहब, क्या बात, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। क्या बड़ा नाम, माशाल्लाह, क्या याद दिला। वो वहाँ मौजूद थे और वो अक्सर जो है कराची यूनिवर्सिटी के मुबाहिसों में या अदबी अदालत में अब मेहमान खुसूसी या मुनसिफ के तौर पे आते थे, तो आशनाई थी उनके साथ मेरी। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था, जब डिनर ख़त्म हुआ और गुफ्तगू वगैरह हुई तो रात के कोई 12 बज रहे थे, रात के 12। बासी साहब ये वाक़या सुनने वाले, क्या बात है, 12 बजे। तो सलाउद्दीन साहब मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि हाँ आप यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हो गए? मैंने कहा जी सलाम साहब मैं फ़ारिग हो गया। क्या कर रहे हैं? मैंने कहा प्रोफेसर साहब के साथ उनके नायब के तौर पे मेरे साथ काम करेंगे। हमारा तो दिल बल्लियों में चलने लगा भाई। सलाउद्दीन साहब, उस वक्त सलाउद्दीन बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम के, तो मैं सरो चश्म कहने अच्छा तो अभी चलते हैं जसारत। रात 12, सवा 12, साढ़े 12 का टाइम। कहने लगे कोई यूनिवर्सिटी में आपकी फटफटी थी, वो लाए हैं? मैंने कहा नहीं वो तो मैं नहीं लाया। कहने लगे आज मेरी गाड़ी भी नहीं आई है, चले नीचे चलते हैं। नीचे चले, कहने लगे क्या ख्याल है तांगे में चलें? अब आप देखें जमीयत अल फलाह से, क्या बात है, वाह वाह वाह, वहाँ से तांगे में हम मैक्लेड रोड आए और उसके बाद नीचे लिफ्ट बंद हो चुकी थी, रात के 12:30 बज रहे थे, तो 3rd फ्लोर पे जसारत था, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आए। मैं सिर्फ उनका बड़ापन दिखा रहा हूँ और उनकी जौहर शनासी ऐसे लोग ऐसे थे सर। और उस वक्त नाइट शिफ्ट पे जो है क्या कमाल लोग बैठे हुए थे, मतलब आफ्ताब सैयद साहब न्यूज़ रीडर थे, अतर हाशमी साहब शिफ्ट इंचार्ज थे, वहाँ नसर मखदूमी साहब बैठे हुए थे, इश्तियाक अली खान बैठे हुए थे और कमाल के उस ज़माने के जो सब एडिटर्स थे वो बैठे हुए थे। तो सलाउद्दीन साहब आए और आके कहने लगे आफ्ताब सैयद साहब को, अतर हाशमी साहब को, भाई जिन साहबजादे को बहुत अरसे से मैं जिनका जिक्र कर रहा था ना, आज मैंने पकड़ लाया हूँ। क्या कहने। और यहाँ से जो एज ए सब एडिटर मेरे करियर का आगाज़ हुआ। वाह 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 वाह। खलीलुल्लाह फारूकी साहब, आप कंटेंट मैनेजर, उर्दू कॉपीराइटर के तौर पर इंटरफ्लो कम्युनिकेशन में ज्वाइन किया। मैं आपको इसका भी बताता हूँ, इसके हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। ज़रूर, आप तो पूरा होमवर्क करके आए जी। बस ये हुआ कि जब हम चूँकि नाइट शिफ्ट में थे अखबार में, तो घर पहुँचते पहुँचते रात 2:30-3 बजते थे। तो उस ज़माने में कराची में अच्छे खासे हंगामे शुरू हो गए थे जी जी। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि भाई हमारा दिल बड़ा हौलता रहता है, तुम 2:30-3 बजे आते हो मोटरसाइकिल पे, तो कोई दिन की जॉब। ये 90 के बाद की बात है, कोई जो है दिन की क्या बात, ये 89 की बात, 89 की बात है। तो अरे हमारा बड़ा दिल था सहाफ़त में, हम जसारत इम्तियाज़ यूनियन का मैं प्रेसिडेंट था और PFUJ दस्तूरी ग्रुप का मैं कराची का जॉइंट सेक्रेटरी था और बड़ी हंगामा खेज़ ज़िंदगी थी। अब वो मगर अम्मी की परेशानी देखी तो फिर मैंने मतलब ये फ़ैसला किया और फिर मुझे किसी तरह से जनाब ताहिर खान और मिसेस सीमा ताहिर जो इंटरफ्लो के बानियान और मालिकान हैं,
उनके साथ उनके पास जाने का मौका मिला और उन्होंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में सेवर रेफल्स चल रहा था। तो ताहिर खान साहब ने मुझे कहा कि कॉपीराइटर की हमें ज़रूरत तो है, क्योंकि उस वक्त जो उनके कॉपीराइटर थे बहुत मशहूर कॉपीराइटर वो जो है शौकत आबिद साहब, शौकत आबिद साहब ने जो है वो रिज़ाइन किया हुआ था, उनका नोटिस पीरियड चल रहा था। क्या बात। तो ताहिर साहब ने मुझे कहा कि अभी तो हम आपको सेवर सेल में रखेंगे, क्योंकि वहाँ भी रोज़ाना जो है टीवी और रेडियो पे इश्तिहारात जाने होते हैं, रिजल्ट जाना होता है, सब कुछ होता है। तो 1989 जुलाई 1989 में मैंने इंटरफ्लो ज्वाइन किया और 96 में छोड़ा। इस दौरान कॉपीराइटर, सीनियर कॉपीराइटर, क्रिएटिव मैनेजर, बहुत काम करने का मौका मिला, कॉपी लिखने का, जिंगल लिखने का, सीखने का। ताहिर साहब ने और सीमा ने बहुत सिखाया और एडवर्टाइजिंग के लोग गुरु हैं, गुरु थे, गुरु हैं, गुरु रहेंगे। तो उस दौरान जो है अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के जो अवार्ड्स होते थे उसमें मुझे बेस्ट कॉपीराइटर का हकीम सईद साहब के हाथ से मुझे अवार्ड मिला, जो मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। कई उस ज़माने के जिंगल थे, जैसे वो था कि मेरे बेटे मेरी जान, मेरी दुनिया मेरी शान, मेरा जीवन तुम्हारे। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हाँ जी जी। तो खलील भाई ये बताइए कि 1996 में आपने FM 100 ज्वाइन किया जी, और उसकी शोहरत आपकी इतनी तेज़ी से हुई, इतना अच्छा काम आपका उस नौजवानी में, और लोगों ने जो बहुत पसंद किया आपके अंदाज को, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ शेयर करें। जी बिल्कुल। FM 100 पाकिस्तान में FM का आना एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। उससे पहले रेडियो पाकिस्तान इतना गैर दिलचस्प हो चुका था। अपने ज़माने में तो उरूज पे था, जाहिर है रेडियो पाकिस्तान के और क्या ट्रेनिंग और क्या उनकी मेयारी इतना उम्दा था, इतना मेयार था। लेकिन जो रफ्तार रफ्तार लोगों की दिलचस्पी कम हो गई। FM 100 जब आया है ना, यकीन करें बासित, रेडियो पाकिस्तान एक डेड हॉर्स हो गया था, लेकिन FM 100 का अंदाज़, पेशकश, उसकी आवाज़ के लिए उन्होंने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी, जो उसकी क्वालिटी थी, वॉइस क्वालिटी थी, म्यूज़िक क्वालिटी थी, उसमें मुझे जो है मौका मिला कि जावेद पाशा साहब ने और आसिफ गजाली साहब ने मेरा इंतखाब किया। तो उसमें मैं गया था बहैसियत, उनका मैगज़ीन था बासित, आप यकीन करेंगे, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान मैगज़ीन, जिसको उन्होंने मुझे एडिटर के तौर पर मुझे जॉब दी। वो 1 से 1.5 लाख छपता था, इसलिए छपता था कि उसमें FM के प्रेजेंटर्स के इंटरव्यू आते थे, लोग उनके दीवाने थे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पेशकश की कि आप रेडियो पे एज ए प्रेजेंटर प्रोग्राम करें। तो मैंने प्रोग्राम शुरू किया और उस ज़माने में एक बहुत अहम स्लॉट था रात 12 से सुबह 4, तो उसमें अजमल शोभी और रूबी दरवानी करते थे। उसके बाद वो स्लॉट जब मुझे मिला है तो बस आप समझें कि आज तक जो मकबूलियत है या लोगों की मोहब्बत है या लोगों की पजीराई है वो मुझे हासिल है। मेरा ख्याल है लाखों जो है मर्द, जन, बच्चे, लड़के, लड़कियां सब वो प्रोग्राम सुनते थे, क्योंकि उसके अंदर रोमांस था, शायरी थी, सॉफ्टनेस था, रात का पिछला पहर था, मतलब जो सब कुछ मवाद था, सब कुछ जो लोग चाहते थे, और वो रिक्वायरमेंट आपने पूरी की। और एक बड़ा फैक्टर उसमें था लाइव कॉल, क्योंकि लोगों को जो बात करने का मौका मिलता था, क्योंकि देखें बगैर शनाख्त के बात करने वाले का ज़रूरी नहीं था सही नाम बताए, ना उसकी शक्ल आती थी, ना उसके बारे में कुछ पता चलता था, कि राजदारी रहती थी। क्या बात। और वो उनको शौक़ होता था कि अपने एंकर से, अपने प्रेजेंटर से बात करें। तो उसमें बासित आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये तरबियत शुरू की, जैसे उंगली पकड़ के लाते हैं ना, तो बहुत ही सादा से, हल्के से, मोहब्बत भरे शायरों के कलाम से मैंने इब्तिदा की। उसी के मुताबिक जो है हम गज़लें और गाने भी लगाते थे। तो ये एक ऐसा बड़ा मार्का हो गया 96 से लेकर 2002 तक, और ये प्रोग्राम किया। और उसमें एक ख़ास प्रोग्राम जो रमज़ान में होता था, शाहनामा इस्लाम, उसकी गूंज आज तक सुनाई देती है, वो मैं करता था। अच्छा खलीलुल्लाह फारूकी साहब, एक बात बड़ी अहम है कि ये सारी एक्टिविटी के बावजूद आप जो है वो सहाफ़त में भी बहुत एक्टिव रहे, और फिर KUG के आप जॉइंट सेक्रेटरी रहे। उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए, जो आजकल का मेयार है सहाफ़ियों का, और उस ज़माने में आपने कदम रखा था, और ना सिर्फ प्रैक्टिकली सहाफ़त कर रहे थे, आप काम कर रहे थे, बल्कि KUG को ज्वाइन किया, फिर जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि हमारे उस ज़माने में क्या मेयार था, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता था, और किसी KUG की जो एक्टिविटी होती थी, सहाफ़ियों के जो मसाइल है वो किस तरह हल होते थे, ये आजकल के नाज़रीन को जानना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, वो हमारा बिल्कुल ही बैसियत सहाफ़ी बिल्कुल अवाइल का दौर था। उसमें मिनहाज बरना साहब जो है वो बहुत बड़ा उनका नाम था, और इसके साथ ही और ज़ाहिर है कि दाएँ और बाएँ 2 ग्रुप सहाफ़ियों के मौजूद थे, और जिसके अंदर जो, लेकिन सब के सब एक्टिव सहाफ़ी, और ऐसे लोग उस्ताद जो सिखाने वाले होते हैं। तो उसमें जो सहाफ़त की सियासत थी, देखिए एक तो होती है कि सियासत बराए सियासत, लेकिन जो सहाफ़त की सियासत थी उसका मयार बहुत बुलंद था।
इसलिए कि उसमें सारे के सारे सीजन्ड जर्नलिस्ट शामिल थे और नज़रियाती तौर पर जो लोग किसी ना किसी तहरीक से, किसी ना किसी दाएं या बाएं हिस्से से वाबस्ता थे। तो उन सब का बुनियादी मकसद ये होता था कि नंबर एक तो ये कि जो अखबारी कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, उनको उनके हुकूक दिलाए जाएँ, और दूसरा ये था कि एक मौसर आवाज़ बने। अगर माशरे के अंदर, अगर हुकूमत के अंदर, अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है अगर कोई आमिराना इक़दाम कर रही है, आवाम को कुचलने के इक़दाम कर रही है, तो ये तमाम आमिल सहाफ़ी जो थे, एक तरफ तो वो अपने इदारियों से, अपनी रिपोर्ट से जो है वो तमाम हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाते थे, क़ैद-ओ-बंद की सहुबतें झेलते थे, उनको बेरोज़गार किया जाता था, और दूसरी तरफ वो अपनी जो सियासत थी, उस सियासत के अंदर भी इतना बड़ा उसका असर था, इसलिए कि वो सियासत बराए सियासत नहीं थी, बल्कि वो सियासत वो थी कि जो सहाफ़ियों को मुत्तहिद करती थी, सहाफ़ियों को ताकत बनाती थी, सहाफ़ियों को आवाज़ बनाती थी, और हर वक्त जो है मुहासिबे का एहसास होता था कि अगर बहैसियत सहाफ़ी हमारी सियासत में कोई नेगेटिविटी आएगी, कोई लालच आएगी, कोई करप्शन आएगा, कोई हुकूमत से मराहत लेने की बात आएगी, तो हम फ़ौरन पकड़ लिए जाएंगे, हमारा फ़ौरन एहतसाब हो जाएगा। तो उस ज़माने के तमाम सहाफ़ियों को मैं सलूट करता हूँ, सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। उन लोगों ने हम जैसे नौजवानों को बोलना सिखाया, लिखना सिखाया, सियासत सिखाई, और बहैसियत सहाफ़ी अपना एक जो भरम है वो कायम रखने का सलीक़ा सिखाया। अच्छा खलीलुल्लाह फारूकी साहब, एक और बात बड़ी अहम है कि इसी दौरान आगे जाके आपने एडवर्टाइजिंग की दुनिया में कदम रखा, और ऐसा कदम रखा उसमें भी भरपूर तरीके से आपका जो टैलेंट था उभर के आया, और भरपूर तरीके से आपने काम किया। उस बारे में हमें कुछ शेयर करें कि किस तरह इब्तिदा हुई, कैसे आपने कदम रखा, कैसे आगे बढ़े, और क्या अचीवमेंट रही आप? जी बासित साहब, मैंने आने का तो आपको बता दिया था कि 1989 में मैंने ज्वाइन किया था अपनी वालदा के कहने पे, छोड़ के सहाफ़त, और उसके बाद फिर ताहिर खान साहब और सीमा ताहिर साहिबा, ये लोग हमारे मालिकान थे। इंटरफ्लो उस ज़माने में एसटीएन था, उस ज़माने में एनटीएम आया था, एसटीएन का एनटीएम आया था। एनटीएम और इंटरफ्लो सारे दोनों को ताहिर साहब ऐसे चेयरमैन देते थे, तो दोनों में ही अमल दखल होता था। तो मगर उसमें क्योंकि एडवर्टाइजिंग में एक ऐसा चाम था ना, एक ऐसी कशिश थी, एक ऐसा सेहतमंद मुकाबला था, और क्रिएटिविटी था। हर वक्त आप पर एक सोच तारी रहे, आप ताज़ा से ताज़ा चीज़, नई चीज़, क्रिएटिविटी के साथ, और चैलेंज बहुत था। मतलब ये कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ताहिर खान साहब को और मिसेस सीमा ताहिर को कन्विंस करना, या उनसे दाद लेना, या उनसे शाबाशी लेना, या उनको मुतमईन करना, वो गुरु लोग थे, लेकिन उनसे सीखा भी बहुत। मतलब वो ऐसे लोग थे 100% प्रोफेशनल, 100% प्रोफेशनल, क्रिएटिव एंड टू द पॉइंट, क्रिएटिव, और जो उनको जिन लोगों में टैलेंट होता था उनको पूरा प्रमोट करते थे, उनको मौका देते थे, उनको आगे बढ़ाते थे, अवार्ड वसूल करने हम लोगों को भेजते थे। तो वहाँ बहुत अच्छी, क्योंकि मिजाज के अंदर शामिल थी, क्रिएटिविटी शामिल थी, शायरी शामिल थी, जिंगल लिखना, और कराची यूनिवर्सिटी से जो है हैंडबिल लिखना शुरू कर दिया था। तो ये सब चीज़ें काम आई। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर खलीलुल्लाह फारूकी साहब, और हमारे दरमियान तफसीली बातचीत जारी है। हमारे चैनल सुनहरे लोग को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खलीलुल्लाह फारूकी साहब, आपने 2002 से 2004 तक इंडस टीवी से वाबस्तगी रही और हेड ऑफ स्क्रिप्ट राइटर रहे। फिर आपका सबसे कामयाबी ये है कि किताब क्या कहती है और आज की बात जैसे प्रोग्राम बहुत पसंद किए गए। हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या प्रोग्राम थे ये, और कैसे लोगों को पसंद आए। जब FM 100 मैंने छोड़ा, और उनका मैगज़ीन और ये उनके साथ एक बहुत कामयाब सफ़र के बाद, जावेद पाशा साहब, आसिफ गज़ाली, ये सब लोग, सोहेल मुमताज़ साहब, तो फिर एक इत्तेफाकिया मुलाकात जो है वो मैं अपने एक दोस्त के साथ उस ज़माने में इंडस टीवी गया। ताज़ा मैंने FM 100 छोड़ा था, तो नजम ज़मा मरहूम होते थे, जिनके पास मेरे दोस्त आरिफ जमाल मिलने जा रहे थे, मुझसे कहने लगे आप भी चलें। तो मैं वहाँ बैठा था कि गज़नफ़र साहब आ गए, बाबा गज़नफ़र, बिग गज़नफ़र, बहुत आगे। वो तो मतलब ये तो कमाल प्रोड्यूसर, हाँ, वो किंग मेकर है, किंग मेकर, मतलब कोई मतलब 90% अदाकार और अदाकाराएं सब के बड़े लोगों को बनाया उन्होंने। तो मुझे उन्होंने देखा और मुझसे कहले अरे भाई बड़े बड़े लोग आए हुए, क्योंकि ताहिर साहब के घर जो पार्टीज होती थी या कभी इंटरफ्लो, तो ये आते थे, मुलाकात होती थी। तो मुझसे कहने लगे भाई नजम, ये बहुत क्रिएटिव बंदा है, अभी 2-4 आइडियाज़ तो उनके जेब में पड़े हुए होंगे, आप मेरे कमरे में आइए। मैं उनके कमरे में गया, तो मुझसे कहने क्या कर रहे हैं आजकल। मैं कहा अभी मैंने FM छोड़ा। कहने मुझे ज्वाइन कर लें। तो मैंने कहा जी और क्या चाहिए, आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। कहने लगे कि ठीक है, तो फिर मैं कल मैं रावलपिंडी जा रहा हूँ, 2 दिन बाद वापस आऊँगा, तो उसके बाद फिर आप आ जाइए। और उसके बाद 2 दिन बाद जब गए तो उन्होंने मुझे मतलब
दो प्रोग्राम मुज़फ़्फ़र साहब ने दिए। एक तो ये था, ये जो आज की बात, उस वक्त जो है मुजाहिद बरेलवी और शाहीन साहिबा वहाँ प्रोग्राम करते थे और ज़ाहिर है बहुत मकबूल लोग थे। उसमें उन्होंने मुझे, मुज़फ़्फ़र साहब ने मौका दिया हफ्ते में 3 दिन, किताब क्या कहती है, जिसके अंदर सोशो पॉलिटिकल अफराद से इंटरव्यू करना होते थे। तो उसके अंदर भी मतलब उस वक्त में नेमतुल्लाह खान साहब के साथ, IG सिंध के साथ, जो है IG जो क्राइम्स के साथ, और बड़े बड़े जो कराची के जो नए लोग थे उनका इंटरव्यू हुआ, और बड़ा बड़ा कैंडिड इंटरव्यू होता था, बड़े गर्मजोशी के साथ होता था। और मतलब क्या कहना चाहिए कि उनको कोशिश की जाती थी कि हॉट सीट पे बिठा के उसे जो, तो वो उस बेबाकी की वजह से बहुत वो मशहूर हुआ। फिर जो उसमें असल जो काम था, मुझे लगता है कि बहुत ही नौजवान वहाँ पर डायरेक्टर थे शम्स काज़मी, तो वो भी मुज़फ़्फ़र साहब उसकी बड़ी कदर करते थे, बहुत हमारी बाद में दोस्ती हुई। तो शम्स काज़मी ने ये आइडिया पेश किया कि हम ऐसे करते हैं कि पिछले 1 साल के दौरान जो मकबूल कोई किताब हुई है किसी भी मौजू पे, हम मुसन्निफ़ के घर जाएंगे, फिर उसके एक हमअसर के घर जाएंगे, और अब उसमें ये होता था कि आपको पूरी किताब, चाहे वो 300 सफ़े की हो, 500 सफ़े की हो, वो आपको 3-4 दिन के अंदर पढ़नी है, और उसमें से सवाल बनाने हैं, और ऐसे सवाल बनाने हैं कि जो जारहाना हो। तो किताब क्या कहती है उसका नाम था। तो उसमें पहला इंटरव्यू अल्लाह ताला ने मौका दिया सरदार शेरबाज़ खान मज़ारी, कमाल शख्सियत, 25,000 किताबों की लाइब्रेरी उनकी। ठीक। तो उसके बाद जो वहाँ से हर हफ्ते किताब क्या कहती है होता था प्रोग्राम, और उसमें बहुत नुमायाँ बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ होते थे। और इसके अलावा तीसरा काम जो वहाँ पर था, वहाँ मुज़फ़्फ़र साहब ने एक प्रोग्राम अ ट्रिब्यूट टू लेजेंड शुरू किया था। जितने भी शोबिस के लेजेंड्स थे उनके ऊपर एक पूरा ट्रिब्यूट था, तो उसकी रिसर्च की और उसका स्क्रिप्ट लिखने की जिम्मेदारी मेरी थी, जिसमें मलका तरम नूरजहां से नुसरत फ़तेह अली खान तक सबकी जो ट्रिब्यूट। अच्छा खलील भाई, आपने दर्स व तदरीस से भी ज़ाहिर एक बड़ा नाम कमाया और बड़ा काम किया, तो कैंप्स गर्ल्स कॉलेज में आप हेड ऑफ उर्दू रहे, तो कैसा तजुर्बा रहा, कैसा पढ़ाया आपने, और जो स्टूडेंट थे उनका रवैया और उनका जो सीखने का जो जज्बा जो आज मैं देख रहा हूँ कम नज़र आता है, तो उस हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन सुनते हैं। वो भी एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। कैंप्स कॉलेज के जो मालिकान हैं आदिल भट्ट साहब और शहजाद चामड़िया साहब, जी जी, दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो इत्तेफाक ये हुआ कि हमारे कॉमन फ्रेंड थे डॉक्टर मीर फ़हद अली, वो एक दिन उन दोनों को लेकर FM 100 में अपने कमरे में बैठा हुआ था, वहाँ पर आ गए। वहाँ पर आके उन्हें तारुफ़ करवाया, और वो लोग कहने लगे कि हम अपना जो है लेवल्स शुरू कर रहे हैं। पहले तो उनका इंटरमीडिएट था टीपू सुल्तान रोड पे, हम गर्ल्स के लिए लेवल शुरू कर रहे हैं, तो आपका प्रोग्राम भी हम सुनते हैं, और तो हम ये चाहते हैं कि आप जो है वैसे टीचर हमें ज्वाइन करें। तो मेरे लिए बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी और अच्छा लग रहा था। तो वो मैंने 2002 में एज ए मतलब A लेवल्स के टीचर के तौर पे और उर्दू डिपार्टमेंट के हेड के तौर पे, जिसके अंदर जो निसाबी सरगर्मियाँ थी, मुबाहिसे थे, ड्रामे थे और टॉक शोज़ थे, वो भी शामिल थे। तो वो जो 11 साल का तजुर्बा रहा, और तालिबात को पढ़ाने का, और तो क्योंकि उसमें ज़्यादातर चनियोट की तालिबात थी और मेमन बरादरी की तालिबात थी, वो इलाका टीपू सुल्तान रोड का जो था वो कोई एजुकेशन में अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते थे। तो कोर्स इतना दिलचस्प था A लेवल्स का, क्या बात, जिसके अंदर अनारकली, जिसके अंदर आंगन, जिसके अंदर जो है वो गालिब की और इकबाल की और फैज़ की और साहिर की सारी नज़में और अफसाना, इसमें चुगताई और मंटू, इन सब के अफसाने। तो मेरी दिलचस्पी थी इन तमाम चीज़ों में। उसी का जब मौका मिला और उसके ऊपर बड़ी जो है ज़ाहिर अबूर हासिल था, तो दिलचस्प अंदाज़ था कहानी के पैराए वाला, तो बहुत मैंने जल्द मकबूलियत भी हासिल की। और वो जो मेरी तालबात होती थी वो बहुत ज़्यादा जो है मुझसे लगाव और उनसीयत रखती थी, इज्जत करती थी। तो उनको मतलब उनको उसमें ये यकीन पैदा करना और उनको ड्रामे में अदाकारी के लिए राज़ी करना, मुबाहिसों के लिए तैयार करना, तो मेरा बहुत शानदार तजुर्बा रहा। और पूरे करियर का मैं सबसे जो हसीन लम्हा समझता हूँ और सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल लम्हा समझता हूँ वो मतलब ये कि तलबा को आप जो सिखाते थे, पढ़ाते थे, वो आज तक आपको याद है, सुनहरे दिन कहते थे। अच्छा खलील भाई, आपकी किताब मोहब्बत खुशगुमान है 2008 में आई और इतनी ज़्यादा पसंद की गई कि वो आपको जितनी छपाई थी वो कम पड़ गई और बहुत पसंद किया गया। इस हवाले से मोहब्बत खुशगुमान है, तो आप उस हवाले से ये 2007 के सितंबर में जब मैं FM 91 कर रहा था, 2007-8 में जब मैं 91 कर रहा था, उस ज़माने में जो है बहुत ज़्यादा मतलब लाखों की तादाद में मेरे लिसनर्स थे और उसमें मैं वक्तन फ़वक्तन दूसरे तमाम शोरा के साथ साथ अपनी भी कुछ नज़में और गज़लें सुनाता था। तो उनका इसरार बढ़ा कि जो है आप अपनी किताब लेकर आइए।
तो उस वक्त मेरा इरादा तो नहीं था और इतनी ज़्यादा मैं नहीं समझता था कि अभी मेरी शायरी उस नहज पे पहुंची है कि जहां मैं जो है उसको अपना शेरी मजमुआ लेकर आऊँ। इस नहज पे पहुंची है मेरी शायरी, मगर वो मेरे जो लिसनर्स थे और मेरे जो फैंस थे उनका बड़ा इसरार था। तो उस वक्त फिर मैंने जो है ये मोहब्बत खुश गुमा है के नाम से, क्या बात, अच्छा उसके इस कामयाबी का सारा क्रेडिट, ये 5 एडिशन इसके छपे हैं और 5 के 5 जो हवा हो गए हैं। क्या मतलब ये उस वक्त ये किताब 300 रुपए की थी और कराची और लाहौर में 600 रुपए ब्लैक। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताएंगे इसकी खास क्या वजह थी, क्या चीज़ पसंद की लोगों ने? इसकी देखिए, इसकी कामयाबी की असल वजह तो ये थी कि चूँकि मैं FM 100 पे बहुत ही एक ऐसा एंकर और आरजे था जिसको बहुत पसंद किया जाता क्या था। बात, तो अब जाहिर मेरी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा थी कि जैसे ही किताब आई हाथों हाथ बहुत खूब, बहुत और फिर ज़्यादातर उसके अंदर लाइट रोमांटिक नज़में हैं, सहल मुमतला की शायरी है और ज़्यादा नौजवानों को जो भाते हैं अशार, ये मामला बंदी। मगर आपने नौजवानों की नफ्स पे हाथ रख दिया तो ये इसकी वजह बनी इसकी। अच्छा खलील भाई, ये देखें कि आपने मुसलसल अपनी काम को कहीं गैप नहीं दिया। 2004 से 2013 तक FM 91 में आपने डायरेक्टर, स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर और रेडियो के सीनियर प्रोड्यूसर के तौर पे आपने काम किया 2004 से 13 तक। जी, ये FM 91 का कुछ हवाले मैं दोनों बताता हूँ। असल में एक साथ दोनों चीज़ें ज्वाइन हुई क्योंकि ताहिर खान साहब दोनों के मालिक थे। हाँ। तो उन्होंने रेडियो और TV दोनों का लाइसेंस उन्होंने लिया था। तो 2004 में उन्होंने मुझे TV1 ज्वाइन करने के लिए कहा और ये कहा कि तुम अपना जो है रेडियो का शौक़ भी पूरा कर लेना। तो उसमें ये हुआ कि ज़हीर खान, मैमूना सिद्दीकी और मैं 3 पहले अपॉइंटमेंट थे, बाद में और लोग भी आए। 1 साल बाद FM TV1 शुरू हुआ। उसके शुरू होने से 1 साल पहले ताहिर साहब ने हम लोगों को अपने पास रख लिया था। तो उसके साथ साथ उन्होंने जो है रेडियो भी शुरू किया। आसिफ गजाली को बुलाया था, उन्होंने FM 91 शुरू किया। उसके बाद ताहिर साहब की बड़ी साहबजादी सारा ताहिर खान, उन्होंने जो है वो एज ए MD और एज ए CEO उन्होंने ज्वाइन किया। तो वो जो मेरा उनके साथ ताल्लुक़ रहा है, वो जो गैप आ गया था, मैंने FM 91 छोड़ा था, वो FM 100 छोड़ा था। और फिर मैं ये भी समझ रहा था कि इस गैप के बाद क्या पता वो पजीराई मिले ना मिले, वो मकबूलियत मिले ना मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह FM 91 भी मेरा सुनहरा दौर गुजरा। उसमें 2004 से लेके और 2013 तक मैं जो है प्रोग्राम करता रहा और उसमें भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी। उसी दौरान ये किताब भी आई तो और बड़े। तो खलील भाई, हमारे नाज़रीन को मोहब्बत खुशगमा है ये किताब जो बहुत कामयाब रही, इसमें से कुछ ऐसे पसंदीदा अशार सुनाएं जो बहुत पसंद किए लोगों ने हमारे नाज़रीन के लिए। जी, इसमें अता कीजिए। जी, मोहब्बत खुशगमा है का आगाज़ जो है वो एक हमद से होता है जो कराची के 45 से 50 स्कूलों में मॉर्निंग में अब भी पढ़ाई जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कि वो जो है कि प्यार भरा हर एक इशारा, ये आपके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है खलील भाई। प्यार भरा हर एक इशारा, प्यारा उसका हर नज़ारा, जिसने ज़मीन पर प्यार उतारा वो खुद होगा कितना प्यारा, प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। तो ये वाह 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 वाह। एक और एक जो गज़ल के चंद अशार सुना देता हूँ जो अक्सर शायरों में जिसकी फरमाइश होती है कि बड़ी पुरसुकून थी ज़िंदगी, नया दर्द किसने जगा दिया, वाह वाह। किसी बेनियाज निगाह ने मेरी वहशतों को बढ़ा दिया, किसी बेनियाज निगाह ने मेरी वहशतों को बढ़ा दिया, मेरे कम सुखन का ये हुक्म था, मेरे कम सुखन का ये हुक्म था कि कलाम उससे मैं कम करूं, कलाम में उससे कम करूं, ऐसे से लेके फिर मेरी चुप ने उसको रुला दिया। वाह वाह वाह। मुझे अपने इश्क पे नाज था मगर उसके कौल का पास था, क्या कहने, मेरे चारा साज भी रो पड़े वो कमाल जब्त दिखा दिया। वाह। उसे शेर सुनने का जौक था, मुझे अर्ज़ हाल का शौक था, वाह वाह। इसी ज़ौक़ शौक़ में एक दिन उसे दिल का हाल सुना दिया। फारूक साहब, आपको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ISPR अवार्ड, बेहतरीन एंकर पर्सन और जंगल राइटर के अवार्ड भी हासिल किए। इस हवाले से बताइए कि कैसा महसूस किया आपने? जी, बहुत फ़ख्र महसूस किया, अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया। असल में ISPR ने TV1 से एक सीरियल बनवाई थी, सिपाही मकबूल हुसैन, जो पाकिस्तान का जो सिपाही 40-42 साल इंडिया की क़ैद में रहा था, उसकी ज़बान काट दी थी उन्होंने। और वो जब वापस आया था तो उसका जो शनासी, उसकी बहादुरी, तो उसके ऊपर सिपाही मकबूल हुसैन पर एक सीरियल बना था। तो उसका जो टाइटल सॉन्ग था, रगों में जितना खून है सब इश्क है जुनून है, क्या तो इसके ऊपर ISPR से मुझे जो है वो अवार्ड मिला था। और ज़ाहिर उस वक्त ये जनरल कियानी जो है वो उस वक्त थे और उनकी मौजूदगी में ये अवार्ड मिला था।
तो बहुत अल्लाह का शुक्र है। और इसके अलावा जो है इसके ऊपर एडवर्टाइजिंग में मैंने जैसे बताया कि PAA अवार्ड्स मिलते रहे हैं। फिर जिंगल भी आपके बहुत मशहूर हुए। जी, जिंगल भी, जिसमें पहला तो ये था कि वो था कि मेरे बेटे मेरी जान मेरी दुनिया मेरी शान मेरा जीवन तुम्हारे क्या कहने। उसके बाद फिर वो था कि 4 माह का हुआ मुस्कुराने लगा, नंदे हाथों से मुझको बुलाने लगा, ठोस ग़िज़ा में पहला कदम, नेस्ले का सेरेलैक। उसके अलावा फिर फिलिप्स का था, वो था कि फिलिप्स का तारा चमक रहा है, नाम से हर एक मांग रहा है, फिलिप्स ये था। तो इसके अलावा फिर जो इसके लॉन के जो एड्स चलते थे बड़े कलरफुल होते थे, वो होते थे। मैंने उसमें पेप्सी के लिए काम किया और बड़े बड़े क्लाइंट्स जो थे इंटरफ्लो के पास, उन सब के लिए काम करने का मौका मिला। सबके जिंगल भी लिखना होता था, कॉपी राइटिंग भी होती थी, उसमें ताहिर साहब और मिसेस सीमा ताहिर की रहनुमाई भी हासिल होती थी। तो बड़ा अच्छा दौर गुजरा। तो खलीलुल्लाह फारूकी साहब, आजकल मैंने सुना है कि आप किसी YouTube चैनल की तैयारी में हैं, तो उस हवाले से भी हमें नाज़रीन को मालूम होना चाहिए। आपके जासूसों ने सही इत्तला दी है और इंशाल्लाह क्योंकि बहुत तकाजा है मेरे फैंस का, और बल्कि अब तो 2 नस्लें हो गई हैं कि मैं शुरू करूं दोबारा अपना। ज़ाहिर है बड़ा तजुर्बा है आपका, तजुर्बा दूसरों के आगे बढ़ना चाहिए। जी, आपके जासूसों ने बिल्कुल सही इत्तला दी है। मुझ पे असल में बहुत ज़्यादा क्या कहना मोहब्बत भरा दबाव है मेरे फैंस का, दोस्तों का, फैमिली का। और अब तो जो फैंस के जो बच्चे बड़े हो गए, लड़कपन में आ गए हैं, जिन्होंने सुना है अपनी अम्मियों से सुना है या बाजियों से सुना है या अपने भाइयों से सुना है, तो अब मैं जो है वो एक YouTube चैनल जिसके ऊपर मैं इसी तरह से लाइव अपना रेडियो प्रोग्राम भी करूँगा, इसके अलावा पॉडकास्ट भी करूँगा, माशाअल्लाह। उसकी तैयारी है। तो वो मुझे इसलिए कि इतना ज़्यादा पहले तो मैं समझता था कि इतने बरस गुजर गए हैं, इतने सारे FM रेडियो आ गए हैं, वो बात नहीं रही कि 1 या 2 ही रेडियो FM होते थे। मगर जो मुझे अपने फैंस की तरफ से, फॉलोअर्स की तरफ से जो मुझे मुसलसल तकाजा है कि आप आइए और दोबारा जो है उसी तरह जैसे आप प्रोग्राम करते थे, जो अंदाज़ था आपका प्रोग्राम करने का, शेर पढ़ने का, फिर उसी तरह से सॉन्ग और लाइट गज़लें लाइव कॉल, लोग फिर दोबारा पसंद करेंगे आपको, आपके अंदाज को, आपकी काबिलियत को, उसी तरह से जो है पजीराई हासिल हो जाए। तो इसमें लगा हुआ हूँ अभी आजकल। बहुत शुक्रिया खलीलुल्लाह फारूकी साहब, आपने हमें टाइम निकाला, हमें टाइम दिया और बहुत ही अच्छी तफसीली गुफ्तगू रही। हमारे नाज़रीन ख़ास तौर पे बहुत पसंद करेंगे कि ऐसा नाम जो बरसा बरस से सुन रहे हैं, उन्होंने क्या क्या खिदमत अंजाम दी पाकिस्तान के लिए, और वाकई में ऐसे लोग अब कम हैं। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे खलीलुल्लाह फारूकी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर, बहुत अच्छे एंकर पर्सन, बहुत अच्छे शायर। तो हमें इजाज़त दीजिए, अगले किसी और सुनहरी शख्सियत के साथ हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।